हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़म के विषय में। ऑटिज़म आगे चलकर बच्चों में क्या चीज़ें रह जाती हैं या क्या बच्चे पूरी तरह से रिकवर कर पाते हैं। जो बच्चे रिकवर करते हैं क्या वो पूरी तरह से रिकवर कर पाते हैं। आगे चलकर बच्चों का ऑटिज़म जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाती है कंडीशन, या फिर बच्चों की कंडीशन इम्प्रूव होती है। ये चीज़ें बहुत से फैक्टर्स पर निर्भर होती हैं और ये पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑटिज़म को किस तरह से डील किया जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर बेटर बन सके। और आज का मेरा वीडियो ये आपको जानने में हेल्प करेगा कि ऑटिज़म में हमें किन चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है और अपने बच्चों के लिए क्या बेहतर है, हमें उस पर काम करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जो चीज़ होती है कि ऑटिज़म क्या डे बाय डे एज के अकॉर्डिंग कुछ लोगों का कहना है कि ऑटिज़म के सिम्टम्स बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता ये है कि जब बच्चों को प्रॉपर इंटरवेंशन नहीं मिलता है, हम कुछ लोग डिनाई करते हैं जानकर भी, जानबूझकर, जिसे हम कहते हैं नहीं मानना कि बच्चे को ऑटिज़म है, और हम अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से एक जो मेंटेलिटी, एक जो तुम्हारी थॉट बन जाती है, उस वजह से भी बच्चों में हम उतना उनको पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उन्हें वो फैसिलिटीज़ नहीं दिलवा पाते हैं जो उन्हें अर्ली एज में चाहिए होती हैं। और इसका असर यह पड़ता है कि आगे जब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे बोलने में, उसे एक्सप्रेस करने में, चीज़ें बताने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आगे चलकर ये चीज़ें बिहेवियर का रूप ले लेती हैं और बिहेवियर काफ़ी चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को एक इग्नोर कर देना, समझ कर सुन कर भी हमने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर, उस पर बहुत हद तक डिपेंड होता है हमारे बच्चों का फ्यूचर। और अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे की फैसिलिटीज़ बच्चे को वो नहीं दिलवाते हैं जो ज़रूरी है उनके लिए, या उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि चलो ऑटिज़म है ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता है, इस चीज़ को मानकर हम बच्चे को एक तरफ कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, तब भी आगे चलकर ये सिम्टम्स और ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके ब्रेन में कोई ऐसा है कि ऑटिज़म दिन ब दिन बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटिज़म कम भी होता है, अगर ऑटिज़म यहाँ है तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चे को किस तरह से डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहे हैं, उन्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जो बच्चों को जानबूझकर, जानते हुए भी बच्चों को नॉर्मल स्कूल में भेज रहे हैं, हालांकि वो जानते हैं कि वहाँ पर उनका बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है, क्योंकि उनके लिए स्पेशल स्कूल एक स्टिग्मा है और वो बच्चे को उन चीज़ों से दूर रखना चाहते हैं। वो दुनिया को नहीं बताना चाहते कि उनका बच्चा स्पेशल है, लेकिन आप ऐसा करके अपने बच्चे के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस करते हैं। हमें पहले यह समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा बच्चा है, ये दुनिया, ये समाज बात की बात है। अब जो चीज़ होती है कि अगर हम ध्यान दे दें तो क्या रिज़ल्ट रहते हैं, क्या डे बाय डे ऑटिज़म कम होता जाता है या नहीं, अब हम इस बारे में बात करेंगे। ऑटिज़म को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। डायग्नोसिस के बारे में बात करूं कि डायग्नोस जब करते हैं तो कई बार आजकल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि हम बच्चे को 16 मंथ्स में, 18 मंथ्स में डायग्नोस करवाने लेकर चले जाते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा, बच्चा कुछ समझ नहीं रहा, बच्चा हमें सुन नहीं रहा है, बच्चे में टेंट्रम्स हैं। ये सब चीज़ें हम सोचकर, देखकर बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पर बच्चे को ऑटिज़म बता देते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म है। लेकिन कई बार जो केसेस मैंने देखा है कि रिकवरी जिनमें बहुत फास्ट होती है, ज़्यादातर उनमें से बच्चों को ऑटिज़म होता ही नहीं। कुछ ऐसी और उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और हम उन्हें ऑटिज़म ही मान लेते हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो चीज़ें ऑटिज़म के सिम्टम्स के साथ ओवरलैप करती हैं और जिनकी वजह से उन्हें मिसडायग्नोज किया जाता है और बता दिया जाता है कि उन्हें ऑटिज़म है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है कि बच्चों में स्पीच को लेकर जब इश्यूज़ होते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा। जब भी पेरेंट्स जब देखते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा तो उनका ध्यान सिर्फ इस चीज़ पर जाता है कि कहीं बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है। तो ये एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है। क्या पता उसके कोई ईयर में इन्फेक्शन है, या उसे सुनने में कोई डिफ़िकल्टी है, हियरिंग को लेकर इशू हैं, या फिर अपेक्सिया ऑफ स्पीच जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, वो भी होती है, जिससे भी बच्चों को अपने मुंह को खोलने में, साउंड बनाने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि मैंने
आ बोला है, बच्चा आ तो बोलेगा, लेकिन मैंने ई बोला है तो वो ई को इमिटेट कई बार नहीं कर पाएगा। साउंड को इमिटेट करने तक में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से बच्चे बोल नहीं पाते हैं, उसे हम अप्रेक्सिया कहते हैं। इन दोनों चीज़ों के चलते हुए भी हम बच्चे को मिसडाइग्नोज कर देते हैं। कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, जैसे मैं आइंस्टीन सिंड्रोम की भी बात करूं, बच्चे काफ़ी ब्राइट होते हैं लेकिन वो लेट टॉकर्स होते हैं, लेट बोलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भी कई बार ऑटिज़म ही कह दिया जाता है। और ये चीज़ें जब आगे चलकर बच्चे आपके इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं तो हमें लगता है कि बच्चा ऑटिज़म से रिकवर कर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑटिज़म के कुछ ऐसे और सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत होती है और इसके लिए इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है कि एक्चुअली आपके बच्चे को ऑटिज़म है कि नहीं है। क्योंकि जब मैं गुरजोत के साथ काम करती थी तो मैं समझ पाई थी कि उसे ऑटिज़म है, 100% ऑटिज़म है। आई वॉज वेरी श्योर, क्योंकि उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि हैंड फ्लैपिंग करते रहना, टो वॉकिंग करते रहना, इधर उधर दौड़ते रहना, या फिर बहुत ज़्यादा रोते रहना, कमांड को फॉलो नहीं करना, नाम को नहीं सुनना है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देना है, इसके अलावा बातों को समझना नहीं है, टॉयज़ की जगह के साथ, बर्तनों के साथ या फिर धागों के साथ खेलना है। ये इतने ज़्यादा उसके सिम्टम्स थे कि जो मुझे लगता था कि वो सीधा ऑटिज़म को ही इंडिकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑटिज़म अगर आपके बच्चे को तो वो रिकवर नहीं कर सकता है। आज मैं उसमें बहुत चेंजेस देखती हूँ, वो चीज़ें बहुत ही कम हो गई हैं, बहुत फेड हो गई हैं। तो हम जब चीज़ों को अपने सही ढंग से देखना शुरू कर देते हैं तभी हम ऑटिज़म को समझ पाते हैं। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले बहुत ज़रूरी है बच्चे की उन सिम्टम्स को समझना कि कहीं उसे ऑटिज़म तो नहीं है। दूसरी एक चीज़ होती है कि कई बार बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स होती हैं। अब ये जो SPD जिसे हम सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, ये ऐसी समस्या है कि जो ऑटिज़म, अगर बच्चे को सेंसरी इशूज़ है तो उसे डायरेक्टली रिलेट किया जाता है ऑटिज़म के साथ में कि इस बच्चे को ऑटिज़म है, क्योंकि कुछ सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं। हाइपर एक्टिविटी, जंपिंग करते रहना, इधर उधर दौड़ते रहना, स्टिमिंग करना, ये सब चीज़ें ऑटिज़म में भी होती हैं और जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं उन्हें भी होती हैं। और इस वजह से भी कई बार बच्चों को मिसडाइग्नोज किया जाता है। वो बच्चे जिन्हें मिसडाइग्नोज किया जाता है एज एन ASD चाइल्ड, धीरे धीरे जब आप उनकी सेंसरी इश्यूज़ पर काम करते हैं, उन्हें सेंसरी इनपुट देते हैं, उन्हें एक प्रॉपर सेंसरी डाइट देते हैं, तो बच्चे अपने आप से शांत होकर फोकस करना शुरू करते हैं और बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं और वो आउटग्रो कर जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम रिकवरी की बात करते हैं तो कहीं रिकवरी हमारी सोच में है। एक चीज़ होती है कि हम एक चीज़ को सोच लेते हैं कि इसे तो ऑटिज़म है, चाहे बच्चे को ऑटिज़म नहीं भी है तभी हमें लगता है कि ऑटिज़म है। और ऐसे बच्चे जिनको ऐसी इश्यूज़ हैं, जिन्हें सेंसरी इश्यूज़ हैं, OCD की भी मैं बात करूँ, कुछ बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है, उन बच्चों को भी ऑटिज़म कह दिया जाता है। बच्चे सोशली दूसरों के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, दूर दूर रहना पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें भी ऑटिज़म बता दिया जाता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जिन्हें अटेंशन को पे करने में, जिन्हें ध्यान देने में मुश्किल होती है, उन्हें भी ऑटिज़म बता दिया जाता है। कई बार ADHD को भी ऑटिज़म बता दिया जाता है। ये मैं अपने पहले वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ। तो बहुत कन्फ्यूजन है इन चीज़ों को लेकर। बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो और जिनके सिम्टम्स ऑटिज़म से मिलते जुलते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो ऑटिज़म से अलग हैं। इसके अलावा बच्चों को कोई एलर्जी या पेट की समस्या होनी, जिससे भी बच्चे काफ़ी इरिटेट रहते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बता नहीं पाते हैं, बच्चे लगातार इरिटेट होते हैं, रोते हैं, और हमें लगता है कि बच्चा इरिटेट इस वजह से, गुस्सा इस वजह से है कि उसे ऑटिज़म तो नहीं है। और हमें एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि एज ए पेरेंट हमें अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑटिज़म है, अगर नहीं भी है, तब भी बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ पर स्टार्टिंग से ही काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे को ADHD है तब भी, अगर आपके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, OCD है या कोई और समस्या है, ऑटिज़म नहीं भी है, तब भी बच्चों को शुरुआत में आपके अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को लाइटली ले लेते हैं और ये कहते हैं कि ऑटिज़म तो नहीं है, चलो ये ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमें हर एक समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है, उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही चीज़ को छोड़ देते हैं, सेंसरी समस्याएं जो हैं, सेंसरी ओवरलोड की बात करूं या सेंसरी इनपुट बच्चे को चाहिए, तो अगर हम इन चीज़ों पर बच्चे को प्रॉपर सेंसरी डाइट नहीं देते हैं या फिर बच्चे को सिखाने पर काम नहीं करते हैं, ADHD की बात करूँ या फिर OCD, या फिर बच्चे को स्पीच को लेकर डिलेड है बच्चा आपका, उसकी स्पीच पर काम नहीं किया जा रहा है, तो उनके इश्यूज़ को नहीं समझा जा रहा है, तो प्रॉब्लम्स आगे चलकर बढ़ सकती हैं।
प्रॉब्लम कोई भी है उसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़े। इसके अलावा यहाँ पर बिहेवियर इश्यूज़ की अगर मैं बात करूँ, अक्सर ऑटिज़म में बच्चों के बिहेवियर्स को, उनके टेंट्रम्स को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता है। बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, बच्चा ऐसा क्यों देख रहा है। हम हर एक चीज़ को बहुत डाउटफुल होकर देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है। और ये चीज़ें जो हैं हमें नहीं करनी है। हमेशा बच्चे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखना, इस चीज़ को समझते रहना कि बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं है, बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसे नहीं करने देना है। हर एक चीज़ पर रोक टोक करना भी गलत है। हमें पहले ऑटिज़म के सिम्टम्स की पूरी जानकारी लेना ज़रूरी है ताकि हम बच्चे की कंडीशन एक्चुअली क्या है उसे समझ पाएँ। इसके अलावा कुछ बच्चों को बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं। एक बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा रोता था, इतना इरिटेट वो करता था, अपनी मदर को मारता था और इतना ज़्यादा वो इरिटेट रहता था, उसमें इतना ज़्यादा अग्रेशन था, चीज़ों पर लेट जाना, चीज़ों पर गिर जाना, ये सब चीज़ें उसमें थी, इतना ज़्यादा कि उसे कोई भी देखकर ये कहेगा कि इसे तो ऑटिज़म है। बिहेवियर इश्यूज़ हैं बच्चे में बहुत ज़्यादा, टेंट्रम्स बहुत थ्रो करता था। लेकिन अगर हम टेंट्रम्स की बात करें तो ये नॉर्मली बच्चे भी करते हैं, ज़मीन पर लेट जाना, गुस्सा करना, चिल्लाना, ये नॉर्मल बच्चे भी करते हैं, लेकिन हम उसे ऑटिज़म मान लेते हैं। आज अगर मैं उस बच्चे को देखती हूँ तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये एक चीज़ कह देना कि आज अगर आपका बच्चा बिहेवियर इश्यूज उसमें बहुत ज़्यादा है तो आगे चलकर उसे ऑटिज़म है, या इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि बच्चे को ऑटिज़म ही है, गलत है। क्योंकि हमें सिर्फ बिहेवियर को नहीं देखना, हमें और भी एरियाज़ को देखना है कि डिफ़िकल्टीज़ किन किन एरियाज़ में है बच्चों को। क्योंकि ऑटिज़म में 4 एरियाज़ होते हैं जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहला एरिया होता है सोशल एरिया, दूसरा कम्युनिकेशन, थर्ड वन इज़ सेंसरी, फोर्थ इज़ बिहेवियर। अगर ये चारों एरियाज़ में बच्चों को इश्यूज़ हैं तो चांसेस है कि बच्चे को ऑटिज़म हो सकता है। तो मैं बात कर रही थी बिहेवियर इश्यूज़ की कि बिहेवियर कई बार आते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा बिहेवियर करते हैं, बहुत अग्रेशन भी शो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बिहेवियर्स अपने आप बच्चों में कम होने लगते हैं और आगे चलकर बहुत शांत हो जाते हैं बच्चे। ये चीज़ें हम उन्हें मान लेते हैं कि बच्चा ऑटिज़म से रिकवर कर गया। ऐसा भी होता है कि बिहेवियर के बेस पे हमने बच्चे का डायग्नोस कर दिया जाता है कि उसे ऑटिज़म है, लेकिन जैसे वो बिहेवियर इश्यूज़ में ख़त्म हुए बच्चा रिकवर कर गया, हम ये मान लेते हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। जब हम बिहेवियर थेरेपी पे काम करते हैं बच्चों के बिहेवियर में ऑटोमेटिकली चेंज आता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा ऑटिज़म से आउटगो कर गया। जब बच्चे एप्रोप्रिएट बिहेवियर सीख जाते हैं तो ये बिहेवियर्स अपने आप बच्चों में कम होने लगते हैं, और ये हम बिहेवियर सिखाते हैं बच्चों को बिहेवियर थेरेपी के साथ में। अब बात करूँगी मैं ऑटिज़म को आउटगो करने की। एक्चुअली ऑटिज़म, क्या बच्चे पूरी तरह से आउटगो कर जाते हैं ऑटिज़म से, या फिर वो पूरी तरह से रिकवरी पॉसिबल है? अब इस बारे में बात करूँगी। सबसे पहले बहुत हद तक डिपेंड होता है कि आपके बच्चे की एज क्या है, कि जब आपके बच्चे का इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ। नो मैटर्स आपके बच्चे को ऑटिज़म है या नहीं है, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे को थोड़ी भी डिफ़िकल्टी कहीं भी लगती है, अगर ऑटिज़म नहीं भी है तो भी आप उसे लाइटली नहीं लेंगे। आप उस समस्या का, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर करेंगे, बच्चे को पूरा अटेंशन देंगे, उसे घर पर सिखाने की कोशिश ज़रूर करते रहेंगे, ताकि आपका बच्चा जिन एरियाज़ में भी लैग कर रहा है, जहाँ भी उसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे टाइम पर ही सुलझा लिया जाए, ताकि बच्चे को आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर उसे ऑटिज़म भी आपको लगता है कि उसे चारों एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, और तब हमें एक राइट स्टेप की ज़रूरत होती है कि बच्चे को इंटेंसिव अर्ली इंटरवेंशन फैसिलिटीज़ दिलवाना, उन्हें इंटेंसिव थेरेपीज़ दिलवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ऑटिज़म से बाहर आ सके। क्योंकि बहुत हद तक चांसेस होते हैं, अगर आपके बच्चे का सही एज में डिटेक्शन हो चुका है और सही एज में उसे अर्ली इंटरवेंशन की फैसिलिटीज़ आपने दी हैं, और इसके साथ घर का एटमॉस्फेयर, जो एनवायरनमेंट है वो काम है, सपोर्टिव है, इस चीज़ का असर भी बच्चों की ग्रोथ पर, उनकी प्रोग्रेस पर बहुत ज़्यादा रहता है। एक स्टडी के अनुसार अगर बच्चे का डायग्नोस सही एज में हो गया है और बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन दिया गया है, उसे इंटेंसिव थेरेपीज दी जा रही हैं, तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि बच्चा रिकवर कर जाए। 100% रिकवरी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ज़रूर 90% तक रिकवर कर जाते हैं। जो 10% उनमें रह जाता है वो कोर सिम्टम्स उनके हैं, जो कोर सिम्टम्स जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। हम बच्चों को बिहेवियर थेरेपी के साथ में अच्छे बिहेवियर सिखाते हैं,
सोसाइटी में उन्हें किस तरह से उठना बैठना है यह सिखा सकते हैं। हम उन्हें लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं। हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उन्हें स्पीच, उन्हें बोलना सिखा सकते हैं। हम उनकी लैंग्वेज स्किल्स पर काम करके उन्हें कॉन्वर्सेशन स्किल्स सिखा सकते हैं। लेकिन उनके कुछ ऐसे कोर सिम्टम्स होते हैं ऑटिज़म के, जो बच्चे अक्सर हाइड करने की कोशिश करते हैं और जिस वजह से वो काफ़ी परेशान भी होते हैं। मैं बात करूँगी यहाँ पर हाई फंक्शनिंग बच्चों की। बच्चे ऑटिज़म को शो नहीं होने देना चाहते हैं। ऑटिज़म उन्हें है, वो अपने आप से पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा बिहेवियर ऐसा हो और मैं सही रहूं, और इस प्रेशर में भी बहुत से बच्चे रहते हैं अक्सर। तो ये एक जो कोर सिम्टम्स हैं, अगर मैं बात करूं कि कुछ बच्चे रिकवर कर जाते हैं, तब भी पेरेंट्स को ये होता है कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, बच्चा ऐसा क्यों देख रहा है। अगर हमारा बच्चा रिकवर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। यकीन कीजिए, आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, उनके छोटे छोटे बिहेवियर्स को नोटिस मत कीजिए कि आपका बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक इंसान दूसरे से डिफरेंट है। उसके बिहेवियर डिफरेंट हो सकते हैं और उन्हें दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम दिल से इन 10% डिफ़िकल्टीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा बच्चा 100% आउटग्रो कर जाता है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा 8, 10, 12, 13 साल का भी हो चुका है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको अपने बच्चे की डिफ़िकल्टीज समझ आई हैं, आप बच्चे के साथ काम शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ नहीं सीखेंगे, कि बच्चों की एक लर्निंग एज निकल गई है उसके बाद बच्चे सीखेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता है। हर एक बच्चा, हर एक इंसान सीखता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन यह होता है कि अगर हम जल्दी ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो आउटकम बहुत अच्छे, पॉजिटिव और जल्दी मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें आउटकम नहीं मिलते हैं अगर हम ज़्यादा एज में शुरू करते हैं। पता चले कि बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपको देर से पता चला है, तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको लगे कि आपके बच्चे में कोई डिफ़िकल्टी किसी तरह की है, आप उस पर तुरंत काम करना शुरू कीजिए। रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑटिज़म की रिकवरी पॉसिबल तो है, लेकिन हमें थोड़ा अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चे की उन 10% डिफ़िकल्टीज़, 5 to 10% जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको एम्ब्रेस कर लेते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन चीज़ों में नहीं पड़ते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ उसकी हैं जो उसमें हैं, और उन कोशिशों के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि वो डिफ़िकल्टीज़ रह जाती हैं। तब हमें उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यही होता है जब हमारी सोच बदल जाती है और हम बच्चे को उनकी डिफ़िकल्टीज़ के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका बच्चा 100% रिकवर कर जाता है। ये हमारी सोच में है कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठे रहेंगे कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, या बच्चा मेरा ये नहीं कर रहा है, बच्चा मेरा दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो नहीं करता है, कंपैरिजन में मत पड़िए। बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आप जानते हैं कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है और वो डिफरेंट है, तो ये एक डिफरेंस कहीं ना कहीं तो आपको दिखेगा, लेकिन उस डिफरेंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उसे पूरी तरह से नॉर्मल बनने के लिए फोर्स मत कीजिए, लेकिन उसे सिखाते रहना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा ऑटिज़म को एक बेहतर रूप में समझने में, कि वक्त के साथ में किस तरह से ऑटिज़म में चेंज हम ला सकते हैं। ये हम पर निर्भर है और हमें अपना 100% देना है। अगर आपको मेरे वीडियोस मोटिवेटिंग लगते हैं और पसंद आते हैं, इनसे आपको हेल्प मिलती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।